हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स के बारे में। क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि हम एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की सीरीज पे काम कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट जो हमारे इंडेक्स हैं, चाहे वो निफ्टी 50 हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 या सेक्टोरल इंडेक्स, इनके जितने भी ईटीएफ या म्यूचुअल फंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस टॉपिक पे ऑलरेडी काफी वीडियो बनाए जा चुके हैं और आज के वीडियो में हम निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स को कवर करेंगे। इसके बाद भी कुछ और वीडियोस हैं जो कि अभी पेंडिंग है और आने वाले टाइम में आप उनको भी मेरे चैनल पे देख सकेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूडेड है, तो इस इंडेक्स में जो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड चीजें होती है, जैसे कि टेलीकॉम हो गया, पावर, पोर्ट, एयर, रोड्स, रेलवे, शिपिंग या दूसरी जो यूटिलिटी सर्विसेज है, इस सेक्टर में जो कंपनीज काम करती हैं वो इस इंडेक्स में इंक्लूड की जाती हैं। और इस इंडेक्स में मैक्सिमम 30 कंपनीज इंक्लूडेड होती हैं जो कि एनएससी पे लिस्टेड होती हैं। तो आज की डेट में ये 30 कंपनीज हैं जो कि इस इंडेक्स में इंक्लूडेड हैं। इसमें आप बड़े नाम देखेंगे जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एल एंड टी, एयरटेल। तो अगर आप इन कंपनीज में इंडिविजुअली इन्वेस्ट करते हैं तो इसका अगर आप एक एक शेयर भी लेते हैं तो आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ सकता है। तो ये जो इंडेक्स है आपको हेल्प कर सकता है कि आप एक छोटे अमाउंट से इन सभी कंपनीज में एक्सपोजर ले सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस इंडेक्स की मेथोडोलॉजी क्या है, यानी कि जो ये 30 कंपनीज इंक्लूडेड है, क्या ये हमेशा सेम रहती है या ये बदलती रहती है। तो जैसे कि दूसरे इंडेक्स के साथ होता है, इसकी भी रीबैलेंसिंग होती है हर 6 महीने में, यानी कि सेमी एनुअल बेसिस पे। जनवरी 31 और जुलाई 31 जो डेट होती है उस दिन डेटा लिया जाता है पिछले 6 महीने का। और उसमें देखा जाता है कि किसी कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है तो वो इस इंडेक्स से निकाल दी जाती है, कोई कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और जो इस इंडेक्स में नहीं है तो वो इस इंडेक्स में आ जाती है। तो इस तरह से इसकी रीबैलेंसिंग भी दूसरे जो इंडेक्स होते हैं उन्हीं की तरह होती है। और जो भी इसमें चेंजेस होते हैं वो 4 वीक के प्रायर नोटिस के साथ नोटिफाई करके मार्केट में करे जा सकते हैं। और अगर इसकी मेथोडोलॉजी की बात की जाए कि भाई इसमें कंपनीज कैसे शामिल होती हैं, तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो कंपनीज इस इंडेक्स में शामिल होंगी वो निफ्टी 500 यानी कि टॉप 500 कंपनीज में होनी चाहिए फ्री फ्लोट का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और अगर मान लो कभी ऐसा टाइम आता है कि निफ्टी 500 में आपको 10 कंपनी भी नहीं मिल रही है, तो 10 कंपनी का थ्रेश होल्ड है, अगर 10 कंपनी से भी कम निफ्टी 500 में है तो इसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया जाता है। फिर हम 800 जो टॉप कंपनीज हैं उसमें से कंपनीज चुनते हैं जो कि इस इंडेक्स में इंक्लूड की जा सकती है। इसके अलावा डेफिनेटली वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की होनी चाहिए, जो कि हमने पिछले पेज में डिस्कस किया कि वो टेलीकॉम, पावर, यूटिलिटी, इन सेक्टर से रिलेटेड होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और कंडीशन है कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होनी चाहिए, यानी कि उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि उससे लिक्विडिटी मिलती है, अदरवाइज ये स्टॉक इलिक्विड हो सकते हैं। तो इस वजह से एफएनओ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होना इसमें मैंडेटरी है। अगर कोई कंपनी एफएनओ कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है और वो चाहे जितनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएंगी। इसके अलावा अगर उसकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो पिछले 6 महीनों में एटलीस्ट 90% उसकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हालांकि आईपीओ के केस में एक्सेप्शन हो सकती है कि 3 महीने की परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी उसको इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जा सकता है। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा डेफिनेटली फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होगा। मान लो कि 500 जो टॉप की कंपनी है उसमें 50 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज आ रही हैं, तो उसमें से जो 30 है जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप पे आ रही हैं उनको इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी सिंगल जो स्टॉक है उसकी जो वेटेज है वो 20% से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वेटेज एलोकेट की जाती है। लेकिन मान लो कि कोई कंपनी बहुत बड़ी हो गई और उसकी 20% से ज्यादा वेटेज हो रही है तो उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। तो आज की डेट में अगर हम वेटेज की बात करें तो ये टॉप 10 कंपनीज हैं जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है। आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखेगी 18.83% के साथ, फिर आपको एल एंड टी, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ग्रासिम, अदानी पोर्ट्स, ओएनजीसी और अपोलो हॉस्पिटल दिखेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही अमेजिंग है इस इंडेक्स का।
इसके अलावा अगर सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो इसमें ऑयल गैस से रिलेटेड जो वेटेज है ऑयल गैस कंपनीज को वो 30.67% है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 14% के आसपास, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगभग 13.5%, फिर पावर का 12%, टेलीकम्युनिकेशन का 12%। तो इस तरह से सेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी अमेजिंग है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज जो कि इस इंडेक्स में इंक्लूडेड है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो तीन ऑप्शंस आपके पास हैं। पहली, कि आप जिस वेटेज के हिसाब से इस इंडेक्स में कंपनीज इंक्लूडेड हैं उसमें इंडिविजुअली आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उसमें अगर आप एक एक शेयर भी लेते हैं, जैसे कि एमआरएफ का शेयर आपको 83,000 का आएगा, श्री सीमेंट का 20,000 का, तो आपके लाखों रुपए लग जाएंगे इन कंपनीज को अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहते हैं। तो वो ऑप्शन तो ज्यादा अच्छी नहीं है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप म्यूचुअल फंड के द्वारा जा सकते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड में हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि इसकी जो एक्सपेंस रेशो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड होते हैं। और दूसरा, इसमें जो ये कंपनीज हमने पीछे डिस्कस की, इसको रेप्लिकेट नहीं करते ये फंड। हालांकि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है तो ज्यादातर जो एलोकेशन है इन्हीं कंपनीज में होता है, लेकिन इसमें कुछ इस सेक्टर से बाहर की कंपनीज हो सकती हैं, कुछ स्मॉल कैप हो सकते हैं, कुछ मिड कैप हो सकते हैं, कुछ नॉन एफएनओ स्टॉक्स हो सकते हैं। तो अगर आप और भी डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है जिसमें कि एक्सपेंस रेशो इतना मैटर नहीं करता, तो आप इन म्यूचुअल फंड के द्वारा भी जा सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं इनकी लास्ट जो रिटर्न है, जैसे क्वांट ने 22% की दी है, इन्वेस्को ने 15% की, इस रिटर्न के बेसिस पे प्लस जो भी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में शामिल है उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई मेरा तो जो इंडेक्स में जिस कंपनी को जितनी वेटेज है उसको मैं रेप्लिकेट करना चाहता हूं, ताकि जितना इंडेक्स ये रिटर्न दे उतनी मोटा मोटी मेरी भी रिटर्न हो। तो आपके पास तीसरी ऑप्शन है ईटीएफ की। तो आज की डेट में एक ईटीएफ है जो कि इस इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, निपॉन इंडिया की तरफ से, निपॉन इंडिया निफ्टी इंफ्रा 20 ईटीएफ। अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में इंफ्रा 20 के नाम से इस ईटीएफ को ढूंढेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो इसपे जो कंपनी शामिल है उसकी पी रेशो 15.59 है, पीबी रेशो 2.88 है, डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है इन कंपनीज की, 2% से ज्यादा। तो ओवरऑल फंडामेंटल सॉलिड लगते हैं। और अगर अब इस फंड की कुछ बातें की जाए तो ये एक स्मॉल फंड है, यानी कि 50.91 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है। तो अभी ज्यादा पॉपुलैरिटी इन फंड्स को नहीं मिल रही है, लेकिन मैंने देखा है कि सेक्टोरल इंडेक्स के प्रति जो लोगों का विचार है वो बदलता जा रहा है, वो इसमें इंटरेस्टेड है। तो आने वाले टाइम में जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो इसका साइज भी डेफिनेटली बढ़ेगा। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसकी एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा जो भी ईटीएफ होते हैं उनकी 0.1% से कम होती है, अगर वो टॉप ईटीएफ है जैसे निफ्टी 50 का है, बैंक का है। लेकिन अगर आप दूसरे सेक्टोरल इंडेक्स भी देखेंगे तो 0.2% के आसपास मैक्सिमम होगी, लेकिन यहाँ पे 1.05 है। तो ये एक चिंता की बात है, क्योंकि इसकी एक्सपेंस रेशो ज्यादा है तो आपके खर्चे थोड़े ज्यादा होंगे, अनलेस कि आपका बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन है। और इसकी जो ट्रैकिंग एरर है वो 0.16% है, यानी कि जो इंडेक्स परफॉर्म देगा उससे 0.16% का गैप हो सकता है, बिकॉज ऑफ टाइमिंग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। और यहाँ पे कैटेगरी जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.24% है। तो उस हिसाब से इस फंड की एक्सपेंस रेशो आज की डेट में ज्यादा है। हो सकता है कि कल को और कोई फंड हाउस इस सेक्टर में अपना ईटीएफ लेकर के आए, या जब ये फंड थोड़ा बड़ा हो जाए तो एक्सपेंस रेशो को कम किया जा सके। और इसकी अगर हम पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो इन्होंने 9.78% की रिटर्न दी है। पिछले साल अगस्त में ये लगभग 450 के आसपास ट्रेड करता था, फिर इसने 590 का पीक टच किया। पीछे अभी जब मार्केट गिरी हुई थी तो इसने 420 का लो भी टच किया था। तो आज की डेट में जो ये 509 रुपए पे अवेलेबल है, उस हिसाब से ये अभी अपने 52 वीक हाई और लो के बिल्कुल बीच में अवेलेबल है। तो अगर आपको इस सेक्टर की कंपनीज में विश्वास है तो आप करंट प्राइस पे या किसी भी अच्छी खासी करेक्शन में इस इंडेक्स के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो जैसा कि पहला मैंने प्रॉब्लम बताई कि इसकी एक्सपेंस रेशो काफी ज्यादा है, तो मुझे अभी ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। और दूसरा, अगर हम पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो इस टाइम पे ये 52 वीक के
मिड और हाई जो लेवल है उसके बिल्कुल बीच में कर रहा है। तो जहां पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है वहां पे मैं इन कंपनीज में तभी या इस इंडेक्स में तब इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा समझूंगा जब ये अपने 52 वीक लो के आसपास आता है। जैसे अभी पीछे था, अगर कोई कल को करेक्शन आती है तो वो ज्यादा अच्छा टाइम होगा इसमें इन्वेस्ट करने का। हालांकि अगेन आपका अगर इन कंपनीज में भरोसा है, आपका विजन बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म का है, मतलब 3 साल 5 साल का, तो आप डेफिनेटली अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप करेक्शन की वेट करें तो बेटर होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस दी है। जबकि दूसरे कुछ अगर आप इंडेक्स देखेंगे, जैसे खासकर आईटी हो गया, फार्मा हो गया, इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो वो ज्यादा बेटर बेट हो सकती हैं। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।